हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हीट के आज के इस लेक्चर में हमें फेज चेंज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मान लो कोई सब्सटेंस है, वो सॉलिड फेज में है और उसको मैं लिक्विड फेज में लाना चाहता हूं। और ये कब होता है? जब वो सॉलिड सब्सटेंस फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हो। तो उसको मैं लिक्विड फेज में लाना चाहता हूं फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ही, तो उसको मुझे कुछ हीट देनी होगी। ठीक है, तो यहां से हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में मान लो कोई लिक्विड सब्सटेंस है, उसको मैं गैस फॉर्म में लाना चाहता हूं। मतलब वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे है, तो अगेन उसको भी वहां पे कुछ हीट देनी होगी। तो वहां से हम किस टर्म को पढ़ेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के ऊपर बेस्ड दो बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा फेज चेंज। तो अभी तक हमने फेज को चेंज नहीं किया ना। फेज चेंज होने का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास ये कोई सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, तो देखो ये सॉलिड सब्सटेंस के अंदर एटम्स होंगे। बिल्कुल, इस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर एटम्स होंगे ना, बिल्कुल होंगे। और मान लो ये सॉलिड सब्सटेंस अपने फ्रीजिंग टेम्परेचर पे है। ठीक है, जैसे कि वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, ये अपने फ्रीजिंग टेम्परेचर पे है। ठीक है, और देखो अगर मैं इस सॉलिड सब्सटेंस को कुछ हीट देकर फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ही कुछ हीट दे दूं, तो क्या होगा? ये सॉलिड सब्सटेंस है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ही। ठीक है, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फेज में आ गई, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में। ठीक है, और देखो अब भी ये फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ही है। तो देखो जब ये सॉलिड फेज में थी फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ही, तो देखो सॉलिड फेज में क्या होता है? एटम्स के बीच की सेपरेशन सबसे ज्यादा होती है। फ्रीजिंग टेम्परेचर पे मैंने इसको कुछ हीट दी, तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ही लिक्विड फेज में आ जाएगी। लिक्विड फेज में क्या होता है? एटम्स के बीच की सेपरेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने एटम्स के बीच की सेपरेशन को बढ़ाया है एट सेम फ्रीजिंग टेम्परेचर, तभी ये सॉलिड से लिक्विड फेज में आई है। तो एटम्स के बीच की सेपरेशन को बढ़ाया है ना मैंने एक तरह से, तो उसके लिए तो मुझे कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये सॉलिड से लिक्विड फेज में आएगी एट सेम फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, और मान लो इस सॉलिड सब्सटेंस का मास था m ग्राम। तो जब ये लिक्विड फेज में आएगी तो मास तो उतना ही रहेगा, m ग्राम। मास थोड़ी ना चेंज होगा। तो देखो ये होता है फ्यूजन। कोई भी सब्सटेंस है, मान लो वो सॉलिड फेज में है, ठीक है, और फ्रीजिंग टेम्परेचर पे है, तो उसको मैं कुछ हीट दूंगा, टेम्परेचर वही रहेगा
लेकिन वो अब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तो एटम्स के बीच की सेपरेशन बढ़ जाएगी। तो जब मैं इसको सॉलिड से लिक्विड फेज में लाऊंगा ना एट सेम फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो देखो एटम्स के बीच की सेपरेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब जब मैं इसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लाऊंगा तो मुझे हीट एनर्जी देनी होगी, कुछ एनर्जी देनी होगी, हीट एनर्जी। ठीक है, और यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको कैसे डिफाइन किया गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट एनर्जी गिवन टू 1 ग्राम ऑफ दिस सॉलिड सब्सटेंस, या हीट एनर्जी रिक्वायर्ड so that 1 gram of this solid substance convert into liquid phase at same freezing temperature। तो latent heat of fusion इस substance की क्या हो जाएगी? ये जो मैंने heat energy दी है divided by mass of this substance, मतलब मुझे किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम को सॉलिड से लिक्विड फेज में लाना है एट सेम फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो जितनी मुझे हीट देनी होगी ना वही क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो यूनिट क्या आ गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की? कैलोरी पर ग्राम या जूल पर केजी। ठीक है, तो सॉलिड फेज में जब कोई सब्सटेंस होती है ना तो एटम्स के बीच की सेपरेशन कम होती है एज कंपेयर टू इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में एटम्स के बीच की सेपरेशन रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो एक तरह से मुझे एटम्स के बीच की सेपरेशन को बढ़ाना है या एक तरह से इन बॉन्ड्स को तोड़ना है एट सेम फ्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, देखो जो इस सब्सटेंस का फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा ना, जिस टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस फ्रीज होती है, जैसे कि वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी नहीं आई जब मैं इसको हीट दूंगा। हाँ, हीट देने से ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो अब देखो इन केस ऑफ वाटर, तो देखो वाटर के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर ये कितना होता है ये हमें पता है, 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और वाटर के केस में जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगी ना, तो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को मैं LF से डिनोट करूंगा। तो वाटर के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आती है ना वो आती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो मतलब देखो अगर मान लो मेरे पास 1 ग्राम आइस है, आइस सॉलिड फॉर्म होगी ना, और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, और यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, जितना कि होता भी है हमारे आसपास। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जनरली? 1 एटमॉस्फेरिक। तो मेरे पास 1 ग्राम आइस है, आइस ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में होगी, सॉलिड होगी ना, आइस तो सॉलिड ही होती है, और ये आइस फ्रीजिंग टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो अगर मैं इस 1 ग्राम आइस को 80 कैलोरी हीट दूंगा ना, तो ये 1 ग्राम आइस 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी
एट फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये है फ्यूजन। फ्रीजिंग टेम्परेचर पे मैं सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। फेज चेंज हो गया ना, और सॉलिड से लिक्विड में आई है, तो कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो हीट एनर्जी किसके बराबर होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू में मास ऑफ दिस सब्सटेंस। यहीं से तो अब देखो, ये तो फ्यूजन है। अब सेकंड फेज चेंज देखो, वेपोराइजेशन। तो देखो, मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। यहां पे ये सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, वैसे तो सॉलिड नजर आ रहा है, ऐसा समझो ये लिक्विड है। कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इस सब्सटेंस का मास है मान लो m ग्राम, और इस सब्सटेंस का कुछ बॉइलिंग टेम्परेचर भी होगा। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही इस सब्सटेंस का भी कुछ बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, और ये सब्सटेंस बॉइलिंग टेम्परेचर पे है, ऐसा मान लो। ठीक है, एट बॉइलिंग टेम्परेचर। तो देखो, मैं लिक्विड से गैस में लाना चाहता हूं इसको, या लिक्विड से वेपर्स में एक तरह से। तो देखो, गैस में तो एटम्स के बीच की सेपरेशन ज्यादा होती है। ठीक है, इसको मैं गैस फॉर्म में लाना चाहता हूं, या वेपर्स फॉर्म में उस सब्सटेंस को। तो मास तो सेम ही रहेगा ना, मास थोड़ी ना चेंज होगा। m ग्राम थी, m ग्राम ही रहेगा। तो देखो, वेपर्स या गैस फॉर्म में एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन सबसे ज्यादा होती है। तो एक तरह से यहां पे मैंने बॉन्ड्स को तोड़ा है, या एटम्स के बीच की सेपरेशन को बढ़ाया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसको लिक्विड सब्सटेंस को हीट एनर्जी देनी होगी कुछ। ठीक है, और देखो, मैं लिक्विड से गैस फॉर्म में लाया हूं, लेकिन ये जो गैस फॉर्म में आया है ना, ये सब्सटेंस या वेपर फॉर्म में जो आई है, ये अब भी बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही है, ये ध्यान रहे। तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फेज बदल गया लिक्विड से गैस। तो मुझे कुछ हीट एनर्जी देनी होगी। ठीक है, तो लिक्विड से गैस में लेके आना एट बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए और फेज चेंज हो जाए लिक्विड टू गैस, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो इसके लिए मुझे कुछ हीट एनर्जी देनी होगी, तभी तो इन एटम्स के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी, लिक्विड से गैस फॉर्म में जाएगा मेरा सब्सटेंस। ठीक है, तभी तो मतलब एक तरह से ये बॉन्ड टूटेंगे, तो कुछ हीट एनर्जी तो देनी होगी ना। तो देखो, यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको मैं LV से डिनोट करूंगा। इसको कैसे डिफाइन किया गया? इस सब्सटेंस के 1 ग्राम को लिक्विड से गैस फॉर्म में बदलने के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही जितनी हीट एनर्जी की जरूरत होगी ना, वही क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहां पे तो मेरे पास m ग्राम सब्सटेंस थी बॉइलिंग टेम्परेचर पे, इसको कुछ हीट एनर्जी दी, टेम्परेचर वही रहा बॉइलिंग टेम्परेचर,
जैसे कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये लिक्विड से गैस में बदल गया, मतलब जैसे कि वाटर वेपर्स में बदल जाता है, गैस वाटर गैस में। ये मतलब जनरल है बिल्कुल। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ दिस सब्सटेंस वो क्या हो जाएगी, ये जो मैंने हीट एनर्जी दी है डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, कैलोरी पर ग्राम या जूल पर केजी, ठीक है। और देखो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं वो क्या होगा, देखो मेरे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, ये तो m ग्राम था, वही लिक्विड है और बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही, लेकिन 1 ग्राम लिक्विड बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही, ठीक है। इसको मैं गैस फॉर्म में लाना चाहता हूं, लिक्विड से गैस में, एट सेम बॉइलिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में मुझे इसको जितनी हीट देनी होगी ना, हीट एनर्जी जो देनी होगी वही क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो अब देखो वाटर के केस में, इन केस ऑफ वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमें सबको पता है, लेकिन ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक 1 atm, जो कि होता भी है हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होता है। तो वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब इसको समझो, मान लो मेरे पास 1 ग्राम वाटर है, वाटर ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब मैं इसको वेपर्स में बदलना चाहता हूं, 1 ग्राम वाटर को मैं वाटर गैस बोल दो या वेपर्स, उसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं एट बॉइलिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा बॉइलिंग टेम्परेचर। तो इसके लिए मुझे यहां पे इस 1 ग्राम वाटर को कुछ हीट एनर्जी देनी होगी, और वो कितनी देनी होगी, 540 कैलोरी, ठीक है। अब हम फेज चेंज के ऊपर बेस्ड 2 बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखो अगर मान लो मेरे पास 1 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, इसको मैं वापिस लाना चाहता हूं 1 ग्राम आइस फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वापिस। ऐसा कब होगा, जब मैं इसमें से 80 कैलोरी हीट निकालूंगा वाटर में से, 1 ग्राम वाटर में से 80 कैलोरी हीट निकालूंगा ना। मान लो ये 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर पे है, इसको मैं आइस में कन्वर्ट करना चाहता हूं 1 ग्राम आइस में, और फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस वाटर में से मुझे 1 ग्राम वाटर में से 80 कैलोरी हीट निकालनी होगी, ठीक है। ऐसा ही यहां पे है, मान लो मेरे पास 1 ग्राम वेपर है बॉइलिंग टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मैं वाटर फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म में लाना चाहता हूं
1 ग्राम वाटर में बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 1 ग्राम वेपर में से मुझे हीट एनर्जी निकालनी होगी, और कितनी, 540 कैलोरी। ये रिवर्स प्रोसेस है जो अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 1। दो ही न्यूमेरिकल करेंगे आज के इस लेक्चर में हमें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के ऊपर बेस्ड और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के ऊपर बेस्ड। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास 1 kg आइस है, और कितने टेम्परेचर पे है, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। और मुझे इसको वेपर्स में कन्वर्ट करना है, वेपर में। 1 kg आइस को 1 kg वेपर्स में कन्वर्ट करना है, और वेपर्स भी कितने टेम्परेचर पे, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इस पर्पज के लिए मुझे यहां पे कितनी हीट देनी होगी इस 1 kg आइस को, जिससे वो 1 kg वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, और वेपर्स भी 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। और यहां पे 1 kg आइस -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, तो यहां पे मुझे कितनी हीट एनर्जी देनी होगी कि ये 1 kg आइस जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 1 kg वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, और वेपर्स भी 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्यों फाइंड आउट करना है, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 555 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन में 655 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन में 755 किलो कैलोरी, और डी ऑप्शन में 855 किलो कैलोरी। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होती है वो होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर्स, वाटर वेपर्स की स्पेसिफिक हीट ये कितनी होती है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, वो हम पढ़ चुके हैं, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर ये 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो आंसर तो मुझे कैलोरीज में चाहिए, तो यहां पे है ना मास को, उसको मैं लूंगा ग्राम में, 1000 ग्राम, 1 kg है ना, तो ग्राम में 1000 ग्राम हो जाएगा। तो अब देखो मेरे पास इनिशियली 1 kg आइस -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे,
इसको मैं कुछ हीट एनर्जी दूंगा Q1, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में ही रहेगी, 1 kg आइस रहेगी, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आ जाएगी। ठीक है, Q1 हीट देने के कारण। और अब मैं यहां पे जो 1 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इसको मैं Q2 हीट दूंगा, जिससे ये आइस 1 kg आइस 1 kg वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, और 1 kg वाटर अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब इसको मैं कुछ हीट और दूंगा Q3, जिससे ये 1 kg वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना, ये 1 kg वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब मैं इसको कुछ हीट और दूंगा 1 kg वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, हीट एनर्जी दूंगा Q4। अब क्या होगा, ये 1 kg वाटर 1 kg वेपर्स में बदल जाएगा, 1 kg वेपर्स में, मतलब लिक्विड से गैस में, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, और मुझे चाहिए है 1 kg वेपर्स 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो 1 kg वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे आया है, तो कुछ हीट एनर्जी और दूंगा Q5। अब क्या होगा, ये 1 kg वेपर का टेम्परेचर हो जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस। तो 1 kg वेपर 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऐसे में देखो मुझे टोटल हीट कितनी देनी पड़ी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ऐसा ही होगा। और देखो यहां पे 1 kg आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, और यहां पे 1 kg वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और यहां पे ये ध्यान रहे, अगर गिवन नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एक तरह से 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो ये यहां पे क्या हुआ है, फ्यूजन। ठीक है, 1 kg आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg वाटर में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे एट सेम फ्रीजिंग टेम्परेचर। और देखो यहां पे क्या हुआ, 1 kg वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg वेपर्स में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, और 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, तो ये यहां पे क्या हुआ है, वेपोराइजेशन। ठीक है, तो देखो टोटल हीट मुझे कितनी देनी पड़ी, Q1 प्लस Q2 Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ठीक है, तो इंडिविजुअली Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 की वैल्यूज निकाल दो, उनको ऐड कर दो, तो टोटल हीट मुझे कितनी देनी होगी Q, वो निकल के आ जाएगी। और ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो देखो अब Q1 कितनी आएगी, तो देखो यहां पे फेज चेंज नहीं हुआ है, फेज चेंज यहां पे हुआ है और यहां पे नहीं हुआ है। वाटर वाटर यहां पे वाटर से वेपर्स में गया, यहां पे हुआ फेज चेंज, और यहां पे नहीं हुआ है वेपर वेपर। तो 1 kg आइस जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना चाहता हूं, Q1 हीट एनर्जी दूंगा, और ये कितनी आएगी, फ्रॉम ms डेल्टा टी। m कितना, 1000 ग्राम। अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ये होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी यहां से यहां तक इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया, 20 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। तो ये यहां से कितनी कैलोरी आएगी, ऑब्वियसली कैलोरी में आएगा ये, यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना कैलोरी आएगा, 10,000 कैलोरी। ठीक है। अब देखो 1 kg आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। अब मैं फ्यूजन करूंगा, मतलब फेज में चेंज आएगा एट ए फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी Q2, और वो क्या हो जाएगी, मास 1000 ग्राम इनटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये कैलोरी में आ जाएगा, और यहां से कितना आएगा, 80,000 कैलोरी। ठीक है। तो इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो आप, 10 किलो कैलोरी, और ये 80 किलो कैलोरी। अब Q3 निकालो। अब देखो मेरे पास वाटर है 1 kg वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे लाना चाहता हूं, टेम्परेचर 0 से 100 तक पहुंच जाए। तो वाटर है, फेज तो चेंज हुआ नहीं, तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी Q3, और ये कहां से निकलेगी, MS डेल्टा टी। M 1000, S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू में इंक्रीज इन टेम्परेचर शो। तो यहां पे कैलोरी में आएगा ये, और एक के पाछे कितनी जीरो, 3 और 2 5, इतने कैलोरी। किलो कैलोरी में ये कितना हो जाएगा, 100 किलो कैलोरी। तो अब मेरे पास 1 kg वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ठीक है। अब मैं इसको 1 kg वाटर को 1 kg वेपर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहे एट ए बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ये तो वेपोराइजेशन है। तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी Q4, और ये क्या होगी, मास 1000 ग्राम इंटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये आएगा चम्मन के बाद में 1 2 3 4 जीरो, इतने कैलोरी। तो ये किलो कैलोरी में कितना हो जाएगा, 540 किलो कैलोरी। अब मेरे पास वेपर्स हैं 1 kg वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन मुझे अब टेम्परेचर 100 से 150 करना है, फेज चेंज नहीं होगा, वेपर वेपर। तो Q5 हीट एनर्जी और देनी होगी। तो ये क्या होगा, M S डेल्टा टी, S स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर्स 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज इन टेम्परेचर 50। तो इतना कैलोरी, ये कितना आएगा, तो देखो 0.5 को क्या लिखूंगा मैं, 5 बाय में 10, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है। 5 5 25, 25 के बाद में 3 0, इतने कैलोरी। ये किलो कैलोरी में कितना हो जाएगा, 25 किलो कैलोरी। तो मुझे टोटल कितनी हीट देनी होगी, Q, वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, इनको ऐड कर दो। अब 10 किलो कैलोरी प्लस 80 90, 10 प्लस 80, Q3 100, Q4 540, Q5 25। तो ये किलो कैलोरी में आ जाएगा। 80 प्लस 10 से 90, 90 और 100 190, 190 और 25 ऐड करोगे 5 9 2 11, 215, 215 और 540, 5 4 1 5, 5 2 7। तो ये आएगा 755 किलो कैलोरी। तो हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है।
तो मुझे यहाँ पे ये जो 1 kg आइस है ना -20 डिग्री सेल्सियस पे, इसको 755 किलो कैलोरी हीट एनर्जी देनी होगी, तब जाके ये 1 kg आइस 1 kg वेपर्स में कन्वर्ट होगी। और टेम्परेचर भी कितना हुआ, 150 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, ये भी अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एक लेड की बुलेट होगी, लेड मटेरियल की बुलेट, ठीक है। ये लेड की बुलेट है, लेड मटेरियल की बुलेट, ठीक है। इसकी समथिंग कुछ रफ्तार है, ठीक है। मान लो समथिंग कुछ रफ्तार होगी इनिशियल v0, और इस लेड बुलेट का मास है m, ठीक है। अब ये एक फिक्स्ड वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। तो इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कुछ यहां पे आके ये फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी। तो देखो यहां पे तो ये लेड बुलेट थी ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में, जब ये वुडन ब्लॉक के अंदर घुसना जस्ट स्टार्ट हुई थी, इसकी समथिंग रफ्तार थी v0, तब इसका टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, ओनली 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना लेड का, लेड मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, इस बुलेट की रफ्तार कम होती जाएगी, क्योंकि ये फिक्स्ड वुडन ब्लॉक है, इसके अंदर एंटर कर रही है, इसकी रफ्तार कम होती जाएगी। और वो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है ना, उसका कुछ पोर्शन इस बुलेट को हीट करने में जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जाएगी, ये घुसती जाएगी, रफ्तार कम होती जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा ना, उसका कुछ पोर्शन इस बुलेट को हीट करने में जाएगा, जिससे इस बुलेट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और जब फाइनली ये बुलेट यहां पे रेस्ट पे आएगी ना, तो ये 327 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेल्ट हो चुकी होगी, ठीक है। मेल्ट फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में मिलेगी मुझे 327 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड कितना, 327 डिग्री सेल्सियस, इतना ही होता है। तो ये बुलेट इसके अंदर एंटर करती जाएगी, रफ्तार कम होती जाएगी, रिटार्ड होगी बुलेट, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी लॉस होती जाएगी बुलेट की। उसका कुछ पोर्शन इस बुलेट को हीट करने में जाएगा, मतलब ये इसके अंदर एंटर करती जाएगी और आगे इस बुलेट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और फाइनली ये बुलेट कुछ यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाएगी। तब इस बुलेट का टेम्परेचर होगा 327 डिग्री सेल्सियस, और ये तब मेल्ट हो चुकी होगी, जस्ट मेल्ट हुई होगी, ठीक है, एक तरह से लिक्विड फॉर्म में। और यहां पे ऐसा गिवन है, ये जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, कितना, हाफ mv0², इसका 50% इस बुलेट को हीट करने में गया है। 50% ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में गया है, टू हीट बुलेट, ठीक है। और यहां पे स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड, ये कितनी गिवन है, 125 जूल पर केजी पर केल्विन।
125 जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी मान लो, बात तो वही रहेगी। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ऑफ लेड, ये कितना गिवन है, 2.5 इंटू में 10 की पावर 4 जूल पर केजी गिवन है। ठीक है, तो यहां पे फाइंड आउट क्या करना है कि जब ये लेड बुलेट इस फिक्स्ड वुडन ब्लॉक के अंदर जस्ट एंटर कर रही होगी या जस्ट एंटर करने वाली होगी, तब इस बुलेट की रफ्तार v0 वो कितनी होगी। और यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 200 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड और 500 मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये बताओ, यहां पे ये बुलेट यहां से यहां तक रिटार्ड हुई है, तो यहां पे आके रेस्ट पे आ गई। ठीक है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होया, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, मतलब एक तरह से हाफ एम वी नॉट स्क्वायर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ। और इसका 50% इस बुलेट को हीट करने में गया। इसका 50% मतलब इसका आधा। तो हीट एनर्जी बुलेट को कितनी गेन हुई, टोटल हीट एनर्जी 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर मतलब क्यू। ठीक है, और देखो जब बुलेट यहां पे है तो 27 डिग्री सेल्सियस पे है। जब ये इसके अंदर जस्ट एंटर करना शुरू हुई है। ठीक है, बुलेट का मास m और 27 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फॉर्म में। तो ये 327 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फॉर्म में आई होगी, क्योंकि इसके अंदर घुसती जाएगी, रिटार्ड होगी, मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसका कुछ हिस्सा इसको हीट करने में जाएगा। और यहां से यहां तक जब ये रेस्ट पे आएगी ना, तो ऐसा गिवन है इस बुलेट का टेम्परेचर होगा 327 डिग्री सेल्सियस और ये जस्ट मेल्ट हो चुकी होगी, जस्ट लिक्विड फॉर्म में आई होगी बुलेट। तो एक तरह से यहां से यहां तक ये गई है, जैसे इस बुलेट का टेम्परेचर बढ़ता गया है। ठीक है, और यहां से यहां तक जब ये फाइनली रेस्ट पे आई है ना, इस बुलेट को टोटल हीट एनर्जी इतनी मिली होगी, क्यों, 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये बुलेट यहां पे थी, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस सॉलिड में, तो कुछ यहां पे पहुंची होगी, तो टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस, स्टिल सॉलिड है बुलेट। ठीक है, तो यहां से यहां तक कोई फेज में चेंज नहीं आया है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा है 27 से 327, तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, एक तरह से Q1। ठीक है, और फिर सॉलिड से लिक्विड में आई है बुलेट एट फ्रीजिंग टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब 327 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है लेड का। ठीक है, तो ये यहां पे क्या हुआ, एक तरह से फ्यूजन हुआ है, सॉलिड से लिक्विड में आई है, मतलब जस्ट मेल्ट हुई है। यहां पे आके फाइनली बुलेट जब ये रेस्ट पे आ जाएगी ना, तो टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस होगा, जस्ट मेल्ट हुई होगी ये बुलेट। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये यहां पे फ्यूजन हुआ है, तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, Q2। तो यहां से यहां तक के फेज में कोई चेंज नहीं है, यहां से यहां तक फेज में चेंज है, सॉलिड से लिक्विड में, और ये फ्यूजन है। यहां से यहां तक बुलेट का टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है,
तो जब मेरी बुलेट कुछ यहाँ पे होगी तो बुलेट की रफ्तार समथिंग वी नोट डैश मान लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तब बुलेट सॉलिड होगी लेकिन 327 डिग्री सेल्सियस पे होगी। फिर बुलेट और आगे जाएगी, रिटार्ड होगी, तो कुछ यहां पे रेस्ट पे आएगी, तो बुलेट का टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस लेकिन जस्ट मेल्ट हुई होगी, ठीक है। तो वी नोट विल बी ग्रेटर देन वी नोट डैश। यहां से यहां तक रिटार्ड होती गई है बुलेट। तो देखो यहां से यहां तक बुलेट को कितनी हीट एनर्जी मिली होगी, Q1। फेज में तो कोई चेंज आया नहीं, सॉलिड से सॉलिड, तो किसका यूज करोगे, MS डेल्टा टी, MS स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड। वो कितना की बना है, 125 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और यहां से यहां तक इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी 327 माइनस 27 300, ठीक है, इतना जूल। और यहां से यहां तक बुलेट अगेन रिटार्ड हुई होगी, लेकिन यहां से यहां तक फेज में चेंज आया है, सॉलिड से लिक्विड में, मतलब जस्ट मेल्ट होगी। तो कितनी हीट एनर्जी मिली होगी यहां से यहां तक, Q2। फ्यूजन है ना ये, तो मास m इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड 2.5 इंटू में 10 की पावर 4 जूल पर केजी। तो ये जूल में आ जाएगा, m क्या है केजी में, मास ऑफ बुलेट। तो देखो इन दोनों का सम वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2। जो इस बुलेट को यहां से यहां तक टोटल हीट मिली होगी Q1 प्लस Q2। तो m को कॉमन ले लो, ठीक है। तो 125 इंटू में 300 प्लस 2.5 इंटू में 10 की पावर 4। तो यहां से यहां तक बुलेट को टोटल इतनी हीट मिली होगी। और ये किसके बराबर होगी, हाँ 1/4 mv नॉट स्क्वायर के बराबर। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां से v नॉट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में आएगी, और ये आएगी 500 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा आंसर होगा, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब जब ये बुलेट इस फिक्स्ड वुडन ब्लॉक के अंदर जस्ट एंटर कर रही होगी ना, तो सॉलिड फॉर्म में ऑब्वियसली 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। इसकी रफ्तार कितनी होगी बुलेट की, 500 मीटर पर सेकंड। फिर ये इसके अंदर जाती जाएगी, तो वुडन ब्लॉक के अंदर घुसती जाएगी, तो रिटार्ड होगी, तो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लॉस का कुछ हिस्सा यहाँ पे इस बुलेट को हीट करने में जाएगा, तो बुलेट रिटार्ड होती जाएगी और बुलेट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो कुछ यहाँ पे आके बुलेट फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में ऐसा क्यों बनाया, जब ये बुलेट यहाँ पे रेस्ट पे आएगी ना फाइनली, तो बुलेट का टेम्परेचर होगा 327 डिग्री सेल्सियस, और बुलेट जस्ट मेल्टेड फॉर्म में होगी, जस्ट मेल्ट लिक्विड फॉर्म में। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।